नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पाकिस्तान जंग पर आमादा दिखाई दे रहा है। भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। भारत के आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही दुनिया में पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। इसलिए बौखलाया पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक आबादी को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरी पश्चिम सीमा पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। अभी तक भारत की तरफ से सब्र से काम लिया गया है। वो पहले ही साफ कर चुका है कि उसने एयर स्ट्राइक सिर्फ आतंकी ठिकानों पर की, किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 2 छात्रों की जान चली गई, जबकि हमारे कुछ सैनिक घायल भी हुए हैं। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से तंगधार उरी उधमपुर में हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर फिलहाल सस्पेंड रहेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस समय भारत पर हमला किया उस दौरान वो अपने एयर स्पेस में यात्री विमान भी उड़ा रहा था। वो आम यात्रियों को शील्ड बनाकर हमले कर रहा था। कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों में पैसेंजर प्लेन उड़ान भर रहे थे। भारत ने बेहद संयम से काम किया। पाकिस्तान की तरफ 300 से 400 ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। 36 स्थानों पर पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने इनमें से कई ड्रोन और घुसपैठियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि इस हमले का संभावित मकसद भारत की वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि ये तुर्की के 80 गार्ड सोंगर ड्रोन थे। पाकिस्तान के हमले का जवाब देने के लिए भारत ने भी उसके 4 ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत के हमले में पाकिस्तान का एडी रडार तबाह हो गया है। ये रडार चीन में बना हुआ था। भारत ने अभी तक तो संयम दिखाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने इसी तरह से हिमाकत जारी रखी तो उसे सख्त सबक सिखाया। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में डटकर खड़ा है। पाकिस्तान के हर हमले का भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। इन हालात में दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में हाई लेवल की मीटिंग की। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल AP सिंह और रक्षा सचिव RK सिंह मौजूद रहे। तीनों सेना के अध्यक्षों ने रक्षा मंत्री को मौजूदा हालात की जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ NSA अजित डोभाल की मुलाकात हुई। गृह मंत्री के आवास पर हुई इस हाई लेवल मीटिंग में DG BSF दलजीत चौधरी, CISF के महानिदेशकों के साथ ही गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सीमा की स्थिति और हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों और सुविधाओं पर समीक्षा बैठक की। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि अधिकारियों के साथ बैठक की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कृषि भंडार भरे हुए हैं। कृषि विभाग के तौर पर हमारी जिम्मेदारी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना है। हमारे पास गेहूं, चावल या अन्य अनाज पर्याप्त मात्रा में है। जवान सीमा पर तैनात है और वैज्ञानिक खेतों में किसानों के साथ है। यानी देखा जाए तो सभी केंद्रीय मंत्रालयों की बैठकें हुई और सभी मंत्रियों ने किसी भी स्थिति के लिए अपने विभागों की तैयारी ठोस करने पर जोर दिया है। राज्य सरकारों ने भी इन तमाम मुद्दों पर अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। इस बीच सरकार की तरफ से एक बार फिर मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें सेना की मूवमेंट और सोर्सों के आधार पर खबर दिखाने से इनकार किया गया है। भारत सरकार और सेना की तैयारियों के चलते दुनिया भर में हलचल दिखाई दे रही है और यह दावा किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जल समझौते पर अब वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। वर्ल्ड बैंक ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। भारत ने यह फैसला तब तक के लिए लिया है जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देने की नीति से स्पष्ट और स्थायी रूप से पीछे नहीं हटता। इसे लेकर मीडिया में कई अटकलें चल रही थीं कि वर्ल्ड बैंक शायद इस विवाद में हस्तक्षेप करेगा। इन तमाम अटकलों पर अब विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपना मत साफ कर दिया है। अजय बंगा ने कहा कि 1960 के समझौते में विश्व बैंक केवल मध्यस्थ की भूमिका में है। इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी इस हालिया विवाद में वर्ल्ड बैंक कोई दखल नहीं देगा। अजय बंगा ने कहा है
कि हमारी भूमिका सिर्फ मध्यस्थ की है। विश्व बैंक इस द्विपक्षीय मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह दोनों देशों का फैसला है कि वो क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि समझौते में ऐसा कोई नियम नहीं है जो इसे निलंबित करने से रोके। बंगा ने यह भी बताया कि भारत या पाकिस्तान से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। संधि के तहत इंडस नदी के 80% पानी का हिस्सा पाकिस्तान को और 20% हिस्सा भारत को मिलता है। बंगा के इस बयान से साफ है कि विश्व बैंक इस विवाद में तटस्थ भूमिका निभाता दिख रहा है और पाकिस्तान को करारा झटका दे दिया है। कुछ वक्त से देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर काफी बहस देखी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल उठाए गए, कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगाए गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बहसों पर विराम लगा दिया है। सर्वोच्च अदालत श्रेष्ठ है या संसद या सरकार, कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है। संविधान ने देश की व्यवस्था चलाने के लिए शासन के 3 अंगों विधायिका यानी संसद, कार्यपालिका यानी सरकार और न्यायपालिका यानी कोर्ट को विशेषाधिकार दिए हैं। कभी कभी शासन के इन अंगों में सर्वोच्चता की टसल हो जाती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि संविधान ने सब कुछ साफ कर दिया है और यह भी बताया है कि सर्वोच्च अगर कुछ है तो वो है भारत का संविधान। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को राज्य सरकार के विधेयक बेवजह रोके रखने के लिए कड़ी फटकार लगाई थी और सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, राष्ट्रपति को भी किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए समय सीमा में बांध दिया, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। हालांकि पार्टी ने इन बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन इस घटना ने पूरे देश में एक राजनीतिक बहस छेड़ दी कि जब किसी बिल को विधायिका ने पास कर दिया तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस बिल को लागू करने से रोक सकता है? क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, जबकि वो देश के संवैधानिक प्रधान है? सर्वोपरि कौन है, सुप्रीम कोर्ट, संसद या फिर सरकार? लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संविधान ही सबसे ऊपर। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुंटूर जिले के एक डिप्टी कलेक्टर को डिमोट कर तहसीलदार के पद पर भेजने का फैसला सुनाया है। ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के कारण हुई। दरअसल डिप्टी कलेक्टर ने गुंटूर में झुग्गी झोपड़ियों को जबरन हटाया, जिससे कई लोग बेघर हो गए। कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने सुनाया। दरअसल हाईकोर्ट ने डिप्टी कलेक्टर को अवमानना का दोषी ठहराते हुए 2 महीने की सजा सुनाई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करते हुए उन्हें डिमोट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करना सबके लिए जरूरी है। डिप्टी कलेक्टर के वकील ने नरमी की अपील की और कहा कि सजा से उनका परिवार और बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने जवाब दिया कि डिप्टी कलेक्टर को झुग्गियां तोड़ते वक्त ये सोचना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून की महिमा सजा देने में नहीं बल्कि माफ करने में है, लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कानून के शासन की नींव पर हमला है। अगर डिप्टी कलेक्टर मानवीय दृष्टिकोण की उम्मीद करते हैं तो उन्हें अमानवीय तरीके से काम नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी अधिकारियों को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए, चाहे वो कितने भी बड़े हों। ये फैसला कानून के शासन को मजबूत करने का संदेश देता है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ वक्त से बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्य में एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की संभावना जताई है। शरद पवार ने तो यहाँ तक कहा कि सुप्रिया सुले को पार्टी के मर्जर पर फैसला लेना है। शरद पवार ने आगे कहा कि उनकी पार्टी का एक वर्ग अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को अपने चचेरे भाई अजीत पवार के साथ बैठकर इस मामले पर चर्चा करनी होगी। अगर पुनर्मिलन होता है तो दूसरों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दोनों परिवार मिलकर साथ आ जाएं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। शरद पवार ने याद दिलाया कि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तब आज अलग हुए सभी लोग साथ थे। उन सभी की विचारधारा एक ही है, इसलिए अगर भविष्य में ये सभी फिर से एक साथ आते हैं तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होगा। शरद पवार के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, जिसके बाद एनसीपी के दोनों खेमों से पुनर्मिलन की संभावना को लेकर संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले कई बार एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद से दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। चाचा शरद पवार के लिए अजीत पवार का रुख नरम होता दिखाई दिया। हाल ही में एक महीने से भी कम समय में शरद और अजीत पवार 3-4 कार्यक्रमों में एक साथ नजर आए। ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को फिलहाल एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है। ये फैसला हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बाद लिया गया, जिसके चलते धर्मशाला में पंजाब दिल्ली का मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा। बीसीसीआई ने सुरक्षा और सभी हितधारकों की चिंताओं को देखते हुए ये कदम उठाया है।
जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल को सिर्फ 7 दिनों के लिए रोका है। इस दौरान हालात की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद टूर्नामेंट दोबारा शुरू हो सकता है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को भी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। राजीव शुक्ला ने आगे बताया कि आईपीएल को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। 1 हफ्ते बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। वहीं आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक बयान में कहा कि यह फैसला सभी टीमों, खिलाड़ियों, प्रायोजकों, प्रसारकों और फैंस की राय लेने के बाद लिया गया है। काउंसिल ने यह भी कहा कि बीसीसीआई को भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों पर पूरा भरोसा है। फिर भी सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। अब अगले हफ्ते बीसीसीआई हालात का जायजा लेगी और आईपीएल के बचे हुए मैचों का नया शेड्यूल जारी करेगी।